Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor. और आज इस वीडियो में हमारा चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला, और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? जो डीएनए को कैरी करते हैं, कैरियर्स का काम करते हैं, व्हीकल्स का काम करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट वो होता है जो रेडी हो जाता है टू पिक अप द डीएनए, राइट? नाउ क्लोनिंग वेक्टर्स आर व्हाट? इनको हम कैरियर वेक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, व्हीकल्स ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शटल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शटल वेक्टर्स, राइट? तो बेसिकली ये क्या करते हैं? दे कैरी डीएनए। इनका काम क्या है? कैरी डीएनए एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट. So what do? They carry the foreign DNA and replicate inside the host to produce multiple copies of the foreign DNA. ठीक है, बहुत सारे जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जैसे कि YACs हम कह दें, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, कॉस्मिड्स हो गया, ये सब प्लाज्मिड्स हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया, ये सब क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। और मोस्ट कॉमनली जो हम स्टडी करते हैं, दे आर बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड्स। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर द क्लोनिंग। ठीक है, अब ये जो वेक्टर्स हैं, इनके अंदर क्या है? एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो इनकी क्या खास बात है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट कर सकते हैं और उसके क्रोमोसोमल डीएनए का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि इनका हाई नंबर है पर सेल, बैक्टीरियोफेजेस हाई नंबर में पाए जाते हैं हर सेल में, इसलिए इनके अंदर जो है हाई कॉपी नंबर, दे हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम आल्सो विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। सो बैक्टीरियोफेजेस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? बिकॉज दे हैव हाई नंबर पर सेल एंड दे प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ कॉपीज इन द बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड? जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनमें क्या खास बातें होनी चाहिए टू मेक देम सूटेबल एज क्लोनिंग वेक्टर्स? ठीक है, सो फीचर्स की बात करेंगे टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, अब जैसे क्लोनिंग वेक्टर का जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है? ऑरी. इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट शुड हैव द रीजन विच इज कॉल्ड एज ऑरी. ऑरी क्या चीज है? जहां पे वो सीक्वेंस जहां पे क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ऑरी वो इस रीजन को कहा गया है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और जहां पे हम कोई भी पीस डीएनए का लगा देते हैं। तो एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस can be made to replicate within the host. ठीक है, वो सीक्वेंस जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और कोई भी पीस डीएनए का जब वहाँ पे लगाएंगे वो रेप्लिकेट कर जाएगा विद इन द होस्ट, एंड दिस सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए. ये ही सीक्वेंस जो है वो कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए का कॉपी नंबर कंट्रोल करती है. ठीक है, ये जो ऑरी है, ये जो ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस है, इट शुड बी जनरली जो वेक्टर्स हैं, दे शुड हैव फ्यू ऑरी और दे शुड हैव सिंगल ऑरी प्रेजेंट इन देम. अगर ये जो ऑरी है, अगर इनका ज़्यादा नंबर होगा तो क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो दे शुड बी फ्यू इन नंबर और दे शुड बी सिंगल, राइट? दूसरा आता है सिलेक्टेबल मार्कर. क्लोनिंग वेक्टर्स के ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जो हमें सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं बिटवीन recombinants and non-recombinants, transformants and non-transformants. Generally जो antibiotic resistance genes होती हैं, they act as selectable markers on the cloning vectors. E. coli की मैं बात कहूँ तो E. coli में कोई भी antibiotic resistant gene, normal E. coli में कोई भी antibiotic resistant gene नहीं होती. ठीक है, now selectable markers they help in identifying and eliminating non-transformants
एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? जो एबिलिटी है टू पिक अप द डीएनए बाय द बैक्टीरियल सेल, जो फॉरेन डीएनए को लेने की एबिलिटी है बैक्टीरियल सेल के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। जिस प्रोसेस के द्वारा जो डीएनए का पीस है होस्ट बैक्टीरियम के अंदर चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जनरली जो जीन्स एनकोड करती हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, दे आर कंसिडर्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। ठीक है, नॉर्मल ई कोलाई इट डज नॉट हैव एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन इट। क्लियर? जो फर्स्ट स्टडी किया गया था क्लोनिंग वेक्टर, वर्सेटाइल क्लोनिंग वेक्टर, इजिली मैनिपुलेटेड क्लोनिंग वेक्टर, राइट, वो कौन सा था? PBR 322। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर, द मोस्ट वर्सेटाइल वेक्टर विच वाज इजिली मैनिपुलेटेड आल्सो, इट वाज कॉल्ड PBR 322। फिर आ जाओ, हमने बात की किसकी? क्लोनिंग के फीचर्स की हम बात करें, क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स की बात करें। पहले हमने कहा उस पे और ही होना चाहिए, दूसरा हमने कहा उस पे सिलेक्टेबल मार्कर्स होना चाहिए जो कि हमें मदद करे सिलेक्शन में। किसकी सिलेक्शन करनी है हमें? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, बिटवीन सिलेक्शन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, फिर उस पे क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग साइट्स मींस रिकॉग्निशन साइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। ठीक है, अब हम फीचर्स की बात करेंगे जो रिक्वायर्ड है फॉर क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। उसमें जो पहला फीचर है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है उसमें क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो रीजन है जहाँ पे कोई भी पीस डीएनए का जब हम लिंक कर दे, वो सीक्वेंस को कहते हैं जहाँ पे जब हम कोई पीस डीएनए का लिंक करते हैं, एंड दैट can be made to replicate within the host cells, and this piece can be made to replicate within the host cells. ठीक है, तो origin of replication होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पे हम क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकते हैं और उसकी रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब हम किसी टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज चाहते हैं, ठीक है, तो उस वेक्टर को चूज करना चाहिए जिसमें हाई कॉपी नंबर हो। ठीक है, नाउ दिस सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ठीक है, ये सीक्वेंस लिंक, ये जो सीक्वेंस है ये किस लिए जरूरी है? कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ठीक है, ना उसके बाद आ जाओ, क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। मींस वो मार्कर जो हमें सिलेक्ट करने में हेल्प करे बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। जनरली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। जैसे मैं बात करूँ PBR 322 जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, अब इसमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं दो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? जो कि डीएनए को ले लेते हैं, विच पिक अप द डीएनए। वो बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, जनरली जो जीन्स एनकोड कर रही हैं रेजिस्टेंस के लिए, एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस के लिए, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, ये जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह काम करती हैं फॉर ई कोलाई। जो नॉर्मल ई कोलाई है इट डज नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर फीचर्स की। ये हो गए 3 फीचर्स, ऑरी, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लोनिंग साइट्स।
क्लोनिंग साइट्स कौन से होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स को हम क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, ठीक है। जो भी वेक्टर है उस पर रिकॉग्निशन साइट्स होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, दे शुड बी लेस इन नंबर, दे शुड बी फ्यू, और दे शुड बी सिंगल क्लोनिंग साइट्स। अगर ज़्यादा क्लोनिंग साइट्स होंगे तो इट विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट्स कौन से होते हैं, दे हेल्प टू लिंक द फॉरेन डीएनए, द वेक्टर नीड्स to have single recognition sites, and these are commonly for the commonly used restriction enzymes, as presence of more than one recognition sites will generate several fragments which will complicate the process of gene cloning, ठीक है। recognition sites को हम क्लोनिंग साइट्स कहते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, एंड दे आर कट by those restriction enzymes. Clear? Now next आ जाएगा, ligation of foreign DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes, ठीक है। जो फॉरेन डीएनए को हम जोड़ते हैं, तो फॉरेन डीएनए के जो लाइगेशन करते हैं, ये कहाँ करते हैं, एट वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स विच कैरीज दीज आइदर ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। जैसे आप इसमें देखो PBR 322 की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 436 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम करते हैं, एक होगी एम्पिसिलिन और दूसरी होगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। जब हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, या तो हम इस रीजन में इंसर्ट करते हैं या इस रीजन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं किसी भी रीजन पे, उसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, वी आर इनएक्टिवेटिंग दिस रीजन, और उसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो इफ वी इंसर्ट फॉरेन डीएनए कहां पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले रीजन में, ठीक है। सो इट विल लूज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर हम इंसर्ट करें कहां पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले रीजन में, तो इट विल लूज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई। तो ये जब हमने इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में किया, मान लो, तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई, तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल ग्रो on a medium, they will grow on a medium containing ampicillin, right, but they will not grow on a medium containing tetracycline. Clear? तो ये क्या है, this is PBR 322 having 2 selectable markers. Clear? अब ये डिटेल में है, हम इसको पूरे डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE एग्जाम से पूछा जाता है, इवन नीट में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में समझना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। PBR 322, पहले हम एक्सपैंड करेंगे, व्हाट इज PBR 322, क्या चीज है। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B stands for Bolivier, that is the name of the scientist, Bolivier and Rodriguez, who first gave this, this cloning vector, ठीक है। R Rodriguez 322 एक्सपेरिमेंटल नंबर दिया गया, जिस नंबर में ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अदर क्लोनिंग वेक्टर से, इसलिए इसको नाम दिया गया 322, ठीक है। अब आप इस पे देख रहे हो PS1, PS2, PVU1, PVU1, EcoRI1, CLA1, HIND3, BMH1, SAL1, ये सब क्या है, इसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो दूसरी बात आ गई, इस पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं,
कौन कौन से? दैट इज PST1, PVU1, ठीक है, PST1, PVU1. Now Proteus vulgaricus 1, ठीक है, Providentia, दैट इज इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है. फिर आ जाओ EcoRI1, ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं. Escherichia coli 1, ठीक है. इसी तरह से CLA1, Carifannum is the name 1, right? Then HIND2, Haemophilus influenzae, राइट. इनके हमें पूरी डिटेल नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हम इतना नाम याद रखेंगे बस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन कौन से कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमें ये सारा डिटेल में याद रखना है. फिर आ जाओ BAMH1, Bacillus amylofaciens, ठीक है. देन वी हैव SAL1, ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है. और इनको हमने सीक्वेंस में याद करना है. नाउ ORI क्या चीज है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ROP क्या चीज है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. इतना क्लियर है सभी को? ठीक है. अब ये जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम कैसे याद रखें, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इसके लिए हमें एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, ठीक है. अब एक दो बातें पहले हम यहाँ पे और देख ले. ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला रीजन और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रीजन पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? PVU1, PS1. और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से हैं? BMH1 एंड SAL1, ठीक है. अब हम इसको कैसे याद रखें PBR322 को, ठीक है. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमें ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है. तो हम इसके लिए हम एक स्टोरी बना लेते हैं. दिस इज पवन, राइट, एंड दिस इज प्रशांत. नाम दे दिया प्रशांत एंड पवन, दो फ्रेंड्स, राइट. 2 फ्रेंड्स वर देयर, प्रशांत एंड पवन. उन्होंने क्या किया? 7:30 AM, प्रशांत एंड पवन ने 7:30 AM एयरपोर्ट से इकोनॉमी क्लास EcoRI1, इकोनॉमी क्लास CLA1 की टिकट ली. हिंदुस्तान के टर्मिनल 3 पे पहुंच के वो बाहर आए. हिंदुस्तान के टर्मिनल 3 पे पहुंच के वो बाहर आए. उनको बाहर सलमान खान मिला, ठीक है. सलमान खान को देख के पवन रोने लगा, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न ऑल दिस नेम्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. प्रशांत एंड पवन, 2 फ्रेंड्स, कहाँ पे गए? हिंदुस्तान के टर्मिनल 3 पे गए. इकोनॉमी क्लास की उन्होंने टिकट ली और बाहर आए और उन्होंने सलमान खान को देखा. उनमें से पवन बहुत जोर जोर से रोने लगा. PVUT, क्लियर. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर ऑल दिस PBR322 इन डिटेल्स. ये आपको सारे साइट्स याद करने हैं क्योंकि कई बार लेबलिंग आ जाती है, ठीक है. अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है. अब जब हम इंसर्ट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ BMH1, मान लो हम रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एंजाइम BMH1 का इस्तेमाल करते हैं एंड वी इंसर्ट फॉरेन DNA एट दिस रीजन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है. तो हमने जैसे पीछे कहा, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी. इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म विल ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, बट इट विल नॉट ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, ठीक है. जब हम फॉरेन DNA को BMH1 वाले रीजन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, BMH वाले रीजन में BMH1 की हेल्प से हम इस यहाँ पे इंसर्ट लगाएंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गई. और ये कहाँ पे ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम में ग्रो करेगा, बट टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में ये नहीं ग्रो करेगा, ठीक है. तो हम इस तरह से रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय प्लेटिंग, डिफरेंट प्लेट्स पे प्लेटिंग करके. पहले हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम में प्लेट करेंगे और फिर उनको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में प्लेट करेंगे, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास दोनों तरह के हमारे पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आ जाएंगे,
ठीक है। जब हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम में उनको प्लेटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बोथ दे विल ग्रो, रिकॉम्बिनेंट्स भी ग्रो करेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी ग्रो करेंगे। पर जब हम उनको उस प्लेट पे ग्रो करेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जब हम उनको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दूसरी प्लेट पे ग्रो करेंगे तो उनको जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हैं, जो वाले बैक्टीरिया हैं, जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, वो उस पर ग्रो नहीं करेंगे, बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं दे विल ग्रो। तो इसलिए दिस वे वी कैन सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। बट ये जो प्रोसेस है प्लेटिंग करना, पहले एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे प्लेटिंग करना, फिर टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे प्लेटिंग करके ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना, तो इट इज़ ए क्यूम्बरसम प्रोसेस। तो इसलिए हमने एक नया मेथड ढूंढा है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्लू एंड वाइट मेथड सिलेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू एंड वाइट मेथड सिलेक्शन। आपको पता है एक LAC-Z जीन होती है ई कोलाई के अंदर जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स को कोड करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करती है। तो हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ लगाते हैं, इट इज इंसर्टेड इन द रीजन ऑफ जीन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मींस एक केमिकल है जो कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को ये ब्रेक करता है, इनटू ब्रेक्स करता है किसमें, कलर्ड कंपाउंड में, कलर्ड सब्सटेंस में ब्रेक करता है। ठीक है। अब जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पे लगा दिया, जीन में, उस जीन में लगा दिया, LAC-Z जीन में जो कोड करेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करेगी, जब हमने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो ये क्या होगा, इसमें जो ये क्या करेगा, इट विल दिस इज इंसर्टेड इन द रीजन ऑफ जीन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। अब जहाँ पे हमने इफ इंसर्ट इज देयर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस वाइट कॉलोनीज। क्या प्रोड्यूस करेगा, वाइट कॉलोनीज। मींस ये क्या बना रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स शो करता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्या हो गई, इनएक्टिवेशन हो गई। इट विल कॉज इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हमारे को इजीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। अगर हमने इंसर्ट नहीं लगाया, if no insert is there, then what will happen, beta galactosidase activated रहेगा। ठीक है। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज is activated and ये क्या बनाएगा, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बनाएगा। ठीक है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बना देगा। ठीक है। तो इससे हमें पता लगेगा, जब दो तरह की कॉलोनीज बन जाएंगी, व्हाइट एंड ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, तो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, राइट। अब हम स्टेप्स देख लें। ठीक है। मेथड है ब्लू एंड व्हाइट मेथड टू सिलेक्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन। It is based upon the insertional inactivation किसकी, LAC-Z gene present in the vector। LAC-Z gene क्या करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाती है, कोड करती है। ठीक है। और ये क्या करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट में तोड़ देता है। ठीक है। अगर LAC-Z जीन को इनएक्टिवेट कर देंगे कुछ इंसर्शन करके, किसकी, टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट की इंसर्शन करके, तो हमें जो क्या है, ब्लू कलर नहीं होगा, ब्लू कलर नहीं बनेगा, इट विल गिव वाइट कलर्ड कॉलोनीज। ठीक है। बाय दिस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन
रिकॉम्बिनेंट्स, दैट इज ब्लू एंड व्हाइट कलर से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें वेक्टर्स विच आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग। दो तरह के वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग इनटू प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल होता है और एनिमल सेल्स में रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल होता है। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, इसको नेचुरल इंजीनियर कहा जाता है इन प्लांट सेल्स। इट इज कॉल्ड नेचुरल इंजीनियर ऑफ प्लांट सेल्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, इट इज पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। जो एग्रोबैक्टीरियम है ये पैथोजेनिक है प्लांट्स में और एक डिजीज प्रोड्यूस करता है, क्राउन गॉल डिजीज। नॉर्मली क्राउन गॉल डिजीज प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड छोड़ देता है प्लांट सेल्स में और उनको इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस ट्यूमर सेल्स, एंड ट्यूमर सेल्स they produce this crown gall disease। अब हमने क्या किया है, इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर वो पैथोजेनिक कंपोनेंट को निकाल दिया और इसको डिसआर्म कर दिया। इसको इसका पैथोजन वाला पार्ट निकाल के इसकी जो इन्फेक्शन करने की काबिलियत थी वो हटा दी। ठीक है, तो इसका टीआई प्लाज्मिड ले लिया और उसके अंदर से पैथोजेनिक जीन निकाल के हमने अपनी जीन डाल दी और इसको एक अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड निकाल दिया और इसमें हमने इंसर्ट कर दी जीन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट सेल्स में और हमने इससे अपना प्रोडक्ट तैयार किया है। कुछ डिजायरेबल कंपाउंड हमने तैयार करवाना शुरू कर दिया है। नाउ दिस एग्रोबैक्टीरियम इज नो मोर पैथोजेनिक बट इट इज यूजफुल टू द मैनकाइंड। तो बैक्टीरिया और वायरसेस से हमने ये सीखा है कि बैक्टीरिया वायरसेस ने हमें ये सिखाया है कि प्लांट सेल्स और कुछ हम यूकैरियोटिक सेल से हम अपनी मर्जी के काम भी करवा सकते हैं। राइट, सो दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल इंजीनियर ऑफ द प्लांट सेल्स, जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है और इस टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या किया है, फॉरेन जीन को डाल दिया है और उससे अपने तरह का प्रोडक्ट तैयार करवाया है। इसी तरह से रेट्रोवायरसेस जो कि ट्यूमर्स करते हैं, कैंसरस होते हैं, उसमें भी हमने क्या किया है, अपने जीन्स डाल दिए हैं एंड नाउ वी कैन प्रिपेयर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन चॉइस इन द एनिमल सेल्स। ठीक है, अब हम बात करें कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डीएनए आपको पता है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, वो सीधा अंदर नहीं जा सकता, मेम्ब्रेन से एंट्री नहीं ले सकता, तो इसलिए जो होस्ट है उसको तैयार किया जाता है, उसको कॉम्पिटेंट किया जाता है टू पिक अप द डीएनए। राइट, अब ये जो कॉम्पिटेंट होस्ट है दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द बैक्टीरिया हैज टू बी मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम क्या मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, उनको जो सेल्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है विद डाइवेलेंट कैटाइन, डाइवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड के साथ या कैल्शियम आयंस के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को हम बढ़ा सकें। राइट, टू इंक्रीज द पोर साइज ऑफ देयर सेल वॉल। तो पहला मेथड जो है कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए होस्ट में कौन सा है, केमिकल मेथड, जिसमें उनको डाइवेलेंट कैटाइन के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनके पोर के साइज को हम बढ़ा सकें। दूसरा मेथड क्या है, हीट शॉक मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, हीट शॉक। इसमें पहले आइस पे रखा जाता है, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है एंड देन अगेन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले आइस फिर 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन अगेन आइस। तो सो दिस इन दिस recombinant DNA is incubated with recombinant cells are incubated with recombinant DNA first on ice followed by placing them on 42 degrees Celsius and then again putting them on ice. This is called as heat shock treatment. ठीक है, अदर मेथड्स जो हैं वो है फिजिकल मेथड्स, जिनको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, बॉलिस्टिक्स या डिसआर्म्ड पैथोजेंस। ठीक है, नाउ फिजिकल मेथड जो जिसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस, इट इज बाय माइक्रो इंजेक्शन मेथड।
ठीक है। और दूसरा मेथड जो जीन गन मेथड है, इसमें हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। दे आर कोटेड विद डीएनए एंड दे आर इंसर्टेड इनटू द सेल्स एंड दिस इज कॉल्ड बॉलिस्टिक्स या जीन गन मेथड कहा जाता है। डिसआर्म्ड पैथोजन हमने देखा, वेक्टर्स व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल दे ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। वेक्टर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका पैथोजेनिक इफेक्ट रिमूव करके उसमें अपनी जीन्स डाल दी जाती हैं एंड दे ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। उनको डिसआर्म किया जाता है, उनकी जो इफेक्ट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे हो, दिस इज जीन गन मेथड, जिसमें हम गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को कोट करते हैं डीएनए के साथ और उनको इंजेक्ट करते हैं इनटू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। अगेन दिस इज डीएनए कोटेड पार्टिकल्स एंड दे आर टारगेट प्लांट सेल्स, राइट। एंड दिस इज अगेन प्रोजेक्टाइल गन और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं इनटू द, दिस इज अगेन जीन गन मेथड, राइट। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय विच वी विल इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द होस्ट। क्लियर? नाउ आई होप जो हमने पढ़ा आपको क्लियर हो गया होगा, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया, हाउ द होस्ट कैन बी मेड कॉम्पिटेंट, कैसे हम कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं? बाय फिजिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड, राइट। केमिकल मेथड में उसको डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीटमेंट देना है और फिजिकल मेथड्स में माइक्रो इंजेक्शन, बॉलिस्टिक्स एंड डिसआर्म्ड पैथोजन की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हीट शॉक मेथड भी है, ठीक है। फिर आ जाओ, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल मींस इंसर्ट करके फॉरेन डीएनए सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रीजन में वी इनएक्टिवेट दैट रीजन, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गई, या फिर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन के अंदर जब हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं दैट बिकम्स इनएक्टिवेटेड, राइट। और उससे ब्लू एंड व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, राइट। फिर आ जाओ, नेम द रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऑन PBR 322। आपको सारे बताने हैं। एंटी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे दैट इज PBU1, PS1, देन वी हैव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे BMH1, SAL1, उसके अलावा EcoRI1, CLA1 एंड HIND2, all these are restriction sites. Even PVU2 also, that is restriction sites. They are all restriction sites which are present on PBR 322. ये सारे आपको याद रखने और बताने हैं. I hope it is clear to you. So we will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.